अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका यूथ फोरम के प्रोग्राम में। मैं आपकी मेज़बान महनाज शफ़ी बनी रहूँगी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के मुस्तकबिल का इन्हिसार उनके नौजवानों पर होता है। जिस मुल्क में जितनी ज़्यादा तामीरी सलाहियत के हामिल नौजवान होंगे, वो मुल्क उतनी ही कामयाबी और तरक्की का हमवार होगा। नाजरीन, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा और कीमती असासा नौजवान नस्ल है। इन नौजवानों का सेहतमंद होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर मुल्क की तरक्की में हाथ बढ़ा सके और आगे ले जा सके। नाजरीन, अगर हम आज के दौर की बात करें, कामयाबी की दौड़ में जो हमारा नौजवान है वो बहुत मेहनतकश और पुरअज़म है, लेकिन इस कामयाबी की दौड़ धूप में कभी कभी ये नौजवान जहनी दबाव और जहनी परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। जी हाँ नाजरीन, आज की नशिस्त में हम बात करेंगे नौजवानों में बढ़ती परेशानियाँ और जहनी दबाव के हवाले से। तफसीलन इस पे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे इसके क्या वजूहात है और किस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं और बैलेंस पर्सनालिटी को कायम रख सकते हैं। हस्ब मामूल इस मौजू पे बात करने के लिए दावत दी है हमने ख़ास मेहमान को और चंद दोस्तों को। जो हमारा मौजूए गुफ्तगू है वो रहेगा राइजिंग हेल्थ एंड मेंटल इश्यूज़ अमंग यूथ। तो नाजरीन, करते हैं तारुफ अपने मेहमान से। आप हैं महराजुद्दीन वानी, केस क्वालिफाइड 2013, अभी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एज ए नोडल ऑफिसर आयुष्मान भारत, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर कोविड बांडीपोरा। सर, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका। चंद दोस्त भी हैं हमारे साथ। आप हैं सबरीना। शुक्रिया मैम। साथ देंगे हमारा डॉक्टर शबीर, और आखिर में साथ देंगी हमारा सैयद राबिया। आप सब दोस्तों का खैर मकदम है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सर्वे के मुताबिक जो हमारा मुल्क है इंडिया, ये बहुत अफसरदा मुल्क है, बहुत डिप्रेस्ड है, फॉलोड बाय चाइना और यूएसए। तकरीबन जो है 135 करोड़ की आबादी में 6% 5 की जो पॉपुलेशन है किसी ना किसी तरह की जहनी दबाव से गुजर रहा है। क्या वजह है इसकी? जैसा कि आपने कहा, जो इंडिया है इट इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसके बाद हमारा चाइना आ जाता है और यूएसए आ जाता है। अगर हम बात करें जो हमारा इंडिया का सिनेरियो है, डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ जो है वो एक साइकोलॉजिकल और सोशल सेटअप डिटरमाइन करता है कि इंसान का हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे इमोशनली फील करते हैं, हम कैसे ज़िंदगी में स्ट्रेस को मैनेज करते हैं जी। लेकिन देखा गया है, कुछ फिगर्स मैं आपको बोलूँगा, उसके बाद में कॉजेज़ पे आ जाऊँगा। आपने जैसे कहा 6.5% जो हमारी आबादी है दे आर सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। अब जो ये मेंटल डिसऑर्डर है, ये डिप्रेशन भी हो सकता है, ये हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये हमारा शाइज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। लेकिन अमूमन देखा गया है 14 साल से 19 साल तक जो एज ग्रुप है हमारा, वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। और जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसका निस्ब जो है वो इसी एज ग्रुप में स्टार्ट होता है। अगर हम मेंटल हेल्थ में देखें, सबसे सीरियस इशू क्या है, वो आपका सुसाइड आता है। पर लाख पॉपुलेशन जो है 9.1 सुसाइड्स होती है इंडिया में। इन वर्ल्ड आफ्टर एवरी 40 सेकेंड्स एक सुसाइड देखी जाती है। तो पर्टिकुलरली जो आपका सवाल है, रीजंस क्या है, पहला जो मैंने इस पे देखा फ्रॉम द सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, पहली चीज जो है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है पिछले एक डिकेड से ज्यादा हो गया है। जो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन थी वो अब वर्चुअल हो गई है। सही बात है। पहले हम दोस्तों के साथ बैठते थे, हम गपशप करते थे तो इंसान रिलैक्स होता था, जिनको हम दरबार पिंड भी कहते थे। लेकिन आजकल जो है, आजकल अगर मैं अपने घर में बैठा हूं, मैं अपने भाई के साथ व्हाट्सएप पे बात करता हूं। सही बात है। दैट मीन्स उससे मेरी जहनी हालत जो है दैट इज मोर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। सही बात है। दूसरी चीज जो इसमें एक वजह है वो है सोशल स्टिग्मा। अगर मैं परेशान हूं, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं मैं डिप्रेशन में हूं। सो अभी भी सोशल स्टिग्मा है इस चीज के साथ। अगर मैं बीमार हूं, मुझे आंख में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, लेकिन अगर मुझे मेंटली कोई इशू आता है तो मैं सोशली फील करता हूं, मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है इसका तो प्रॉब्लम नहीं रहती। प्रिवेंशन में ही अगर हम इसको क्योर कर सकते तो वो ज्यादा अच्छा होता। तीसरी चीज जो मैंने देखी, हमारे पेरेंट्स का इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो मैंने
एज ए सोशल थिंकर देखा पिछले 7-8 साल में, क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ भी वाबस्ता हूँ, तो पेरेंट्स चाहते हैं जो उनके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं जी वो अपने बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं। जी उनके बच्चों की क्या मर्जी है, पेरेंट्स उसके बारे में सोचते ही नहीं है। वो चाहते हैं जो चीज मैंने नहीं की वो मेरा बच्चा करना चाहिए। तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो बेचारा परेशान रहता है। चौथी चीज जो मैंने इसमें देखी, वो ज्यादातर हम आज मोबाइल फोन्स यूज करते हैं। आमतौर पर देखा गया हमने छोटे छोटे बच्चे रात को गेम्स खेलते हैं, उनके पास स्मार्टफोन्स आ गए, हमारे पास तो थे ही नहीं। 25 साल की 24 साल की उम्र में हमने पहली बार स्मार्टफोन देखा। आज 10 साल का 11 साल का बच्चा स्मार्टफोन लेके बैठा है, वो रात को स्मार्टफोन पे ज्यादा देर बैठता है, तो उसकी वजह से उसका स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपकी बायोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो रही है, दैट मीन्स यू आर अंडर स्ट्रेस। उसके बाद जो हमारा यूथ है 19 साल के बाद का, उसमें मैंने देखा डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बच्चों को लगता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। दूसरी चीज मैंने देखी, बच्चा पेसिमिस्टिक बहुत, फैमिली के साथ जस्टिस नहीं कर पाता है। और एक और वजह लास्ट में इसमें बोलूंगा, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर हम इंडिया की फिगर्स की बात करें, पर 1 लाख पॉपुलेशन हमारे पास एक ट्रेंड मेंटल हेल्थ वर्कर है जो बंदे की काउंसलिंग करे। और उसके बाद एक जनरेशन गैप है। लाइक यूरोपियन कंट्रीज में मैंने देखा है, अमूमन अगर बच्चे को प्रॉब्लम है माँ बाप के साथ डिस्कस करता है। लेकिन हमारे अगर हम माँ बाप को बोलेंगे मैंने शुन ये चीज पसंद किया, मुंह से रू अब कराना इसी कारण उतना प्लेटफॉर्म ही नहीं है बच्चे डेफिनेटली को। एक ओपननेस नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा अंदर अंदर से बेचारा परेशान हो जाता है। और इसका आफ्टर कॉज है ड्रग्स, स्मोकिंग, और उसके बाद लास्ट स्टेप इज सुसाइड। सर आगे और बात करेंगे इसके बारे में। जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की और आपने मनफी सोच की बात की, लेकिन सर आज का जो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है, हमारी नीड्स ऐसे बन गए कि हम टेक्नो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सर देखिए, जैसे जब कभी बच्चा प्रिपरेशन करता है, चूँकि आप बहुत यूथ के साथ वाबस्ता है, आप करियर काउंसलिंग भी करवाते हैं, आपको 1-on-1 इंट्रैक्शन बहुत रहता है, आपका इसमें तजुर्बा काफ़ी है, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि टेक्नो डिपेंडेंट तो बच्चे हो गए हैं, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है टेक्नोलॉजी। कैसे बचाए, कैसे डिलिमिट करे बच्चे अपने आप को, और एक माँ बाप के साथ कैसे टाइम स्पेंड करे, वो एक जो दौर था पहले उसमें कैसे वापस जाए अलोंग विद टेक्नोलॉजी को साथ लेते। जिंदगी में हर कोई चीज़ जो है दैट्स बेस्ड ऑन बैलेंस जी। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो पढ़ाई में मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा दिन में 8 घंटे से ज्यादा या 9 घंटे से ज्यादा प्रोडक्टिव पढ़ाई कर सकता है जी। तो अगर आप 9 के बजाय 10 घंटे भी काट ले, देन आपके पास 14 घंटे बच जाते हैं। अगर आप 14 घंटे में अच्छे से 8 घंटे सो भी जाए तो आपके पास 6 घंटे बच जाते हैं। तो इन 6 घंटों को आपको जुडिशियस, पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यूज करना है। अगर हम मोबाइल की जगह अपने माँ बाप के पास बैठे हैं, अपने दोस्तों से बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, सोशल इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ाए, तो मुझे लगता है वर्चुअल इंटरेक्शन से बेटर है आप सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएं। और दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी हमने बनाई, टेक्नोलॉजी हमारी गुलाम है, सही बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा गया हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन गए हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज में भी टेक्नोलॉजी है, उन्हीं से हमने ये सब चीजें देखी हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में एक चीज अच्छी है, उनका एक टाइम टेबल फिक्स्ड है, शेड्यूल टाइम टेबल है। लाइक वेस्टर्न कंट्रीज में सुबह, मैं फिनलैंड की बात करता हूँ, वो सुबह ऑफिस जाते हैं जल्दी, आफ्टरनून के बाद छुट्टी होती है, ताकि वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताए, टाइम स्पेंड करे, क्वालिटी टाइम। इट इज अ बैलेंस। उनको गवर्नमेंट जो है लीव देता है हॉलीडेज के लिए, ताकि उनका मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छा रहे, उनके बच्चों को कोई स्ट्रेस नहीं है। तो उस चीज की वजह से क्या होता है, उनकी लाइफ जो है क्वालिटेटिवली
जी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे तो आपने फिनलैंड की बात करी, तो फिनलैंड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो नॉर्डिक कंट्रीज है। तो जी मैं शबीर, ऐड आपका करना कोई चाहता हूँ क्वेश्चन? कि सर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अल्लामा इकबाल के इशारे से कि हया नहीं है ज़माने के आँख में बाकी, खुदा करे तुम्हारी जवानी रहे बेदाग। तो ये जो यूथ है ये एक कौम का कीमती सरमाया होता है। तो एक प्रोवर्ब भी है कि कहावत है कि साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी, कि नौजवानों में ये साउंड माइंड होता है कि उनकी जो जिस्मानी सलाहियत है वो पावरफुल होती है और उनकी जो दिमागी सलाहियत है वो उभर कर सामने आती है। तो ये एक नौजवान ही एक कौम को लीड करता है। तो आपने अवेयरनेस की बात की है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम तो होते रहता है रोज़ का, हफ्ते में एक बार होता है ज़रूर अवेयरनेस प्रोग्राम नौजवानों के मुतालिक। लेकिन इसके बावजूद शराबखोरी, नशावर चीज़ें, सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, और इस पर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से भी इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम होती है, और प्राइवेट यानी कोई भी डिपार्टमेंट करता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम किया किस तरह हम इनको कंट्रोल करेंगे। लेकिन इतना करने के बावजूद ये कंट्रोल नहीं होती है। तो आपके पास क्या हिकमत अमली है, नौजवानों को क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो इसको कंट्रोल कर सकेंगे इस नशेवर चीज़ों को? मुझे लगता है जो आपका कंसर्न है सोसाइटी के रिगार्डिंग वो बहुत जेन्युइन कंसर्न है। प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक चीज रियलाइज की, एक इंसान अपनी हेल्प खुद कर सकता है जी। अगर वो लाइफ को फेस नहीं कर सकता है, कम से कम वो इसे भागे भी नहीं। सही बात है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का एक शेर मुझे यहाँ पे याद आता है, उसमें वो कहते हैं ए ताहिर लाहोती, ताहिर लाहोती उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही, तू अभी रह गुजर में है कैदे मकाम से गुजर, तू अभी रह गुजर में है कैदे मकाम से गुजर, फारसो हिजाज से गुजर, मिस्र रोम से गुजर, तेगे हिलाल की तरह नीम अयान से गुजर। यानी एक यूथ जो है उसको डेस्टिनेशन के थ्रू बाउंड नहीं होना है, उसको अगर चांद बनना है, तेग मीन चाकू, चांद चाकू की तरह होता है, तलवार, तो उसको आराम से बाहर निकलना है। प्रॉब्लम यहां पे शुरू होती है, हमारी यूथ जो है वो आराम से बाहर नहीं निकलना चाहती, वो जिंदगी को फेस नहीं करना चाहती। उसके बाद दूसरी चीज है जो शाहीन होता है, इकबाल का मेटाफर है कि शाहीन है। तो शाहीन के एक बच्चे को एक बार कौवे के बच्चों के साथ मिक्स किया गया, तो वो उसने अपनी जिंदगी इसी तरह गुजार दी कि मैं कौवा ही हूं। एक बार एक बूढ़े उकाब को उस पर नजर पड़ी, बोला आप इनसे बहुत मुख्तलिफ है, आप उड़ सकते हैं, इनसे ऊंचा उड़ सकते हैं। तो उसने देखा कि हाँ मैं तो उड़ सकता हूं, उसने ऊंचाई हासिल की। यहां पे रोल आता है पेरेंट्स का और टीचर्स का। जी। जो हमारे बच्चे होते हैं हम उनको कंपेयर करते हैं। अगर मेरा बच्चा कम नंबर लाता है, मैं उसको रोज टॉन्ट करता हूं, वो बंदा काबिल है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो कंपैरिजन बच्चे की कुव्वत को खा जाता है। दूसरी चीज है, हमारे पेरेंट्स को क्वेश्चन किया जाता है, अपने बच्चे को कहां भेजा, क्या कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट लिया, तो पेरेंट्स कुछ स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो स्ट्रेस बच्चे पे आ जाता है। तीसरी चीज है, हमारे बच्चे जो है वो अंडर एम्प्लॉयड है। किसी ने अभी पंचायत अकाउंटेंट का एग्जाम दिया, मैं ऑब्जर्वर था, तो वो वेटनरी डॉक्टर था। मैंने उसको पूछा क्या करना है, बोला अनएम्प्लॉयमेंट है। कल वो बना भी, लेकिन वो कभी मुतमईन नहीं हो जाएगा उस जॉब तो से। ये चीजें जो है, इन चीजों की वजह से बच्चा जो है वो ज्यादा सोच में मुब्तला हो जाता है। तो आप और मेरी काउंसलिंग से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात अब आप बोलेंगे हिकमत अमली क्या है? हिकमत अमली है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मीन्स जहां पर तालीम फ्री हो, जैसे फिनलैंड में है, नॉर्डिक कंट्रीज में है। अगर तालीम फ्री है, हमारे पास बहुत अच्छे स्कूल्स है गवर्नमेंट सेक्टर में। अभी आज हमारा एनरोलमेंट ड्राइव चल रहा है, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेज रहे वहां पे। सही बात है। अगर मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री एजुकेशन है, हर कोई चीज फ्री है, मिड डे मील है, तो दैट मीन्स पेरेंट्स का पढ़ाई का जो खर्चा है वो बच जाएगा। आप इसको कहीं और पे यूज कर सकते और हैं, फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपने नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि जैसे सर ने कहा कि हमारा अभी ये ड्राइव चल रहा है, तो मैं एनकरेज करना चाहती हूँ। हमारी वबाई सूरत हाल है, कोविड की हाल मारी है, तो बहुत इकोनॉमिक स्ट्रेस है फैमिलीज पर। तो आप अपने बच्चों को एनरोल कीजिए गवर्नमेंट स्कूल्स में। आप बाहर की स्टेट्स का देखिए, पब्लिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन बहुत ग्रूम कर रहा है वहाँ पर। सर यहाँ पे जो हमने ये कमर्शलाइजेशन बनाया है एजुकेशन को, इससे ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है बच्चों पर भी, तो इस पे कुछ रोशनी डालिए आप। मुझे लगता है तालीम कोई बिजनेस नहीं है। तालीम जो है ये कौम के लिए रोशनी की मानंद होता है। जी।
अब प्रॉब्लम एज ए पेरेंट हम में भी है। जी मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा था, वाई गवर्नमेंट स्कूल टीचर इज ए पेरेंट ऑफ ए प्राइवेट स्कूल। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली थी, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूं, अगर मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजूंगा तो उससे आप भी मोटिवेट हो जाएंगे। दैट मीन्स अभी लैक ऑफ ट्रस्ट है हमारा, और उसका फायदा हमारे बाकी स्कूल्स उठा रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा, ऑनरेबल सीएम है जो वहां के केजरीवाल साहब, उनने एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया। जी जी और उस वजह से क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पे बढ़ रही है। जी जी अगर आप तालीम याफ्ता है तो आपको पता है तालीम क्या सिखाती है, तो आपका मेंटल डिप्रेशन कम हो जाएगा। सही बात है। अगर आप तालीम याफ्ता है, आप कभी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप तालीम याफ्ता है, आपको पता है व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। और यही तालीम हमें ये बेसिक चीजें, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल। वगैरह, हेल्थ प्रायोरिटाइज करना, ये चीजें सिखाती है। जी आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है कि हम कैसे मेंटेन करें अपनी मेंटल स्टेबिलिटी इन चैलेंजिंग कंडीशंस लाइक लॉकडाउन, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग ऑफ यूथ, कि वो कैसे अपना दिमागी तवाज़ुन जो है बरकरार रखें इन कोविड की सूरत हाल में। जी देखिए, सर। क्योंकि बहुत कोविड में challenging। हमने देखा एक सर्वे आया था, उसमें लैंसेट सर्वे था, उसमें 43% पीपल जो है वो जहनी तौर पर किसी न किसी डिप्रेशन का शिकार थे। जी उसका सर। रीजन ये है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना फास्ट एंड चैलेंजिंग हो गया था कि अचानक से जब सारा रुक गया, लॉकडाउन हो गया, तो हम इसे कोप अप नहीं कर पाए। वर्क फ्रॉम होम, बाहर नहीं जाना, 24 घंटे मास्क रखना, और उसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल खराब हो गई। आपने देखा होगा हमारा जीडीपी अभी बहुत कम आ रहा है, हमारा पर कैपिटा इनकम कम आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। उस वजह से क्या हुआ कि पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई। अगर मैं जॉब में था, मुझे सिक्योरिटी नहीं है कल को मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारे पास हैंड टू माउथ 49% Situation, पॉपुलेशन है। जी। अब बंदा घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब कोई बंदा यहाँ पे माइग्रेंट लेबर आया था, उसको घर जाने की परेशानी है। हमारे बच्चे बाकी मुल्कों में, बाकी स्टेट्स में फंसे थे, उनको घर आने की परेशानी है। उसके बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनने स्कूल नहीं देखा है। एक बच्चे ने पिछले साल एडमिशन किया, आज उसको फीस देना पड़ रहा है, उसने कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा। तो ये सारी चीजें जो है, ये मैंने तो नहीं किया, आपने तो नहीं किया, ये तो एक डिजास्टर है, और इस कुदरती डिजास्टर को हमें फेस करना है। जी सर। अगर हम इस डिजास्टर में परेशान रहते हैं, नॉर्मल है, आप भी परेशान थे, मैं भी परेशान था, सोसाइटी परेशान थी। अब इसको हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? पहली चीज है वी हैव टू सोशलाइज। जी दूसरी चीज है हमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। तीसरी चीज है एक्सरसाइज का एक शेड्यूल बनाना है। चौथी चीज है हमारे पास बैठ के फैट ज्यादा आ जाता है तो कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, तो फैट या नमक कम खाना है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। मुझे लगता है जो एक मोमिन होता है, मेरे हिसाब से एक मोमिन कभी डिप्रेस हो ही नहीं सकता, सही बात है। मेडिटेशन क्योंकि Indeed। हमारा वो मजहब है जिसने हमें नमाज दी है, कुरान दिया है। अगर आप बाकी मजहब में देखें, उनके अपने रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिनकी वजह से एक सुकून आता है। आप देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप देखोगे उन बंदों में जो अपनी मेडिटेशन में बहुत आगे है। जैसे कोई योगा प्रैक्टिस करता है, जी वो सर। बहुत खुश थे, लेकिन जिनका लाइफस्टाइल ओबीस हो गया, वो इसको चैलेंज या कूप अप नहीं कर पाए। या तो उन्होंने ड्रग्स लिए, या तो उन्होंने अल्कोहल स्टार्ट किया। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। अच्छे समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीएमए।
या उन्होंने फाइनली सुसाइड की। एग्जैक्टली। इसलिए हमें मस्बत सोच रखनी है और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है। सर, आपने बात की मनफी सोच की और आपने कहा कि जो हमारा यूथ है बहुत ही मनफी सोचता है, नेगेटिव सोचता है, चाहे किसी एग्ज़ाम में फेल हो या कुछ हो। सर, बहुत रैपिड सोशल चेंज हो रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है, जैसे कि 1 साल तक मेडिकल पढ़ता है बच्चा, फिर 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन होती है इस बच्चे भी। कैसे वो कूप अप करे इस सिचुएशन को, अगर वो फेलियर भी फेस करता है, कैसे वो इस फेलियर को एक्सेप्ट करे? बिकॉज हमने यहाँ नॉर्मल बनाया है, जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, फेलियर्स को कोई पूछता ही नहीं है, बट फेलियर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ। कैसे हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज करो और यूथ को तैयार करें इस चीज़ के लिए? मुझे पहले एक चीज़ समझ नहीं आती है, हमने अपने जो काबिलियत है वो ग्रेड्स पे रखी है। जी जी। अगर कोई बच्चा टॉप करता है, उसके बाद उसका MBBS में मैंने देखा है सिलेक्शन नहीं होता है। जो बच्चा 40-50% में होता है वो कोई अच्छा काम कर लेता है। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मैंने खुद गांव की लाइफ देखी है। तो जब मैं भी सिविल सर्विस में, मैंने इंजीनियरिंग के बाद सोचा मैं सिविल सर्विस में आ जाऊँ, तो मुझे भी बोला कि आप नहीं कर पाओगे, कोचिंग करनी है, बाकी चीज़ करनी है। तो मैंने 2 चीज़ों को गलत साबित किया। पहली चीज़ ये, कोचिंग के बिना भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये, इंटरनेट और मोबाइल के बिना भी क्वालिफाई हो सकता है। तो नेगेटिव सोच को या कंपटीशन को, ये हर कोई चीज होती है प्रेशर पे। अगर आप अच्छे से प्रेशर को हैंडल कर पाते हो, आप कामयाब हो। मेरे लिए कोई टॉपर नहीं है, मेरे लिए कोई फेलियर नहीं है। मेरे लिए कश्मीर का हर एक नौजवान शाहीन है, और वो शाहीन जो है वो एक ऊंचाई उड़ने की उसमें सलाहियत है। अब बच्चों के, मैंने पहले ही कहा, एक्सक्यूजेस बहुत है। सही बात। अब कोई बोलेगा मैं गरीब हूं, लेकिन मैं उसको ये कहूंगा, गरीबी में भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और उसके बाद दूसरी चीज, हमने कश्मीर में अपनी जिंदगी को J&K में पूरा 2 चीजों पे समेट लिया है, MBBS और सिविल सर्विस। लेकिन इसके बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है। आपने रिसेंटली देखा होगा, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, सिंगिंग में एक्सेल कर रहे हैं, हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हो जाता हूं जब हमारे पास छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां अपने कुछ वेंचर स्टार्ट करती है। डिफरेंट, एक बच्ची आई थी लड़ीशा का एक रिवाइव किया, तो वो भी एक टैलेंट है। तो हमने MBBS और सिविल सर्विस की सोच से बाहर निकलना है, कुकून में अभी है, उससे निकलना है, और बच्चे को हमें फ्रीडम देनी है। उसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे बेस्ट जो चीज की है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जहां पर जो एजुकेशन है स्किल बेस्ड, उसमें बच्चों को ग्रेड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। वोकेशंस भी है, ग्रेजुएशन में 4 साल भी है, 3 साल भी है, 2 साल भी है, 1 साल भी है। जी। और उससे क्या होगा, बच्चा जो है वो आगे बढ़ सकता है। और आपका एक एग्जाम, चाहे SSB का हो, चाहे PSC का हो, चाहे UPSC का हो, वो आपकी काबिलियत को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। वापस आएंगे अपने टॉपिक पर। सर, जो मेंटल हेल्थ की हम बात करें, जो सिंस यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, पॉलिसी मेकिंग का क्या रोल है हमारे यूथ का और हमारे कश्मीर का या इंडिया का? जो मेंटल हेल्थ है उसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज है हमारी हुकूमत हिंद की तरफ? हमारे पास ये मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक है, ये 1982 से स्टार्ट हो गया था। हमारे पास एक प्रोग्राम है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के तहत आप 3 चीजें करते हैं। पहली चीज है, अगर कोई बीमार है उसको आप इलाज करते हैं, अगर कोई परेशान है उसको आप रिहेबिलिटेट करते हैं, और तीसरी चीज है काउंसलिंग। ये चीज मगर नेशनल लेवल पे थी, उसके बाद हमने इस चीज को लाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं। रिसेंटली हमने OSC में एक इनिशिएटिव लिया, सखी सेंटर्स ओपन किए, जहां पर अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, कोई परेशान है, वो वहां पे आ सकती है। कोविड के टाइम पे सोशल एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एक हेल्पलाइन लॉन्च की जिसका नाम था किरण, जिसमें 24/7 अगर कोई बंदा परेशान है, वो आप उसको कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे, वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर SMHS में साइकेट्री का एक सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सेंटर्स हैं। उसके साथ साथ कोविड में हमारे बच्चे परेशान थे, टीचर्स, पेरेंट्स परेशान थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उनकी काउंसलिंग स्टार्ट की ताकि उनका जो मेंटल लेवल है वो बराबर रहे। और मैंने आपकी चैनल के माध्यम से भी देखा, आपने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए हेल्थ एक्सपर्ट्स के थ्रू, जिन्होंने हमें कोविड में ये बताया कि आपको कैसे इस डिप्रेशन से बाहर आना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, आपका क्या प्रोग्राम है? सर, जैसा कि आपने कहा कि तालीम याफ्ता जो लोग होते हैं वो मेंटल इलनेस से काफ़ी दूर होते हैं, पर देखा जाए आजकल तालीम याफ्ता लोग ही, मतलब हमारे एज ग्रुप में देखा जाए, वो मेंटल इलनेस के शिकार हैं। या तो फिर उनको डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, और लोगों को ये चीज़ बहुत बाद में पता चलती है कि वो डिप्रेस थे या कोई और वजह थी।
तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसी जैसे कि आपने कहा कि काउंसलिंग के लिए अगर देखा जाए तो लोग काउंसलिंग से भागते हैं, वो सोचते हैं शायद हमारा बच्चा जो है वो पागल हो रहा है, अगर हम वहाँ लेंगे तो लोग ऐसा कहेंगे। तो उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनको ये लगे कि नहीं, अगर उनका बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है किसी वजह से और वो नहीं बता रहा है लेकिन वो देख सकते हैं कि अपना उनका बच्चा डिस्टर्ब है, तो वो ऐसा काउंसलिंग के लिए उनको लेके जाएं, ये ना करें कि उनको टैबू है हमारी सोसाइटी में, और पेरेंट्स का माइंडसेट कैसे चेंज हो। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो एक बच्चा ही है। सब कुछ मिल जाता है लाइफ में, लेकिन पेरेंट्स को एक बच्चा वापस नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें एक लाइफ की वैल्यू करनी है। अगर हम लाइफ को देखेंगे, लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मैं जॉब करूं, लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं, लाइफ का कंसेप्ट कुछ और ही है। पहले पेरेंट्स को, टीचर्स को, जिनका बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स पहला स्कूल है, उसके बाद हमारे टीचर्स हैं। तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, जो मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक है, ये बच्चे को करिकुलम में जरूरी होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम, ताकि ये लगे इट्स अ नॉर्मल थिंग, इससे मुझे दूर नहीं भागना है। दूसरी चीज है, अगर पेरेंट्स को लगे कि बच्चा जो है वो उदास है, बिकॉज डिप्रेशन में होता क्या है, आपको पहले उस चीज में मजा आता था, मजा नहीं आता है। दूसरी चीज है उदासी है। तीसरी चीज है या तो आप ज्यादा सोते हैं या तो आप कम सोते हैं। चौथी चीज है आपको वर्थलेसनेस लगती है, आप बोलते हैं मुझे इसी का था। You got this point? तो अगर पेरेंट्स को ये चेंजेस बच्चे में लगे तो सबसे पहले बेस्ट स्कूल है मॉम। अगर माँ बच्चे के साथ बात करे तो बच्चा जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। बट सर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं होता कि बच्चा अपने पेरेंट्स से वो खुल के शेयर कर पाए, तब ऐसी कौन सी चीजें हैं? ऐसी सूरत हाल में बच्चा कहाँ जाए सर? हमारे पास काउंसलिंग सेंटर्स हैं, हमने मास अवेयरनेस की है कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, अगर बच्चा सामने भी नहीं आना चाहे तो वो फोन भी कर सकता है। आज हमारे पास मेडिटेशन में यूट्यूब है, बाकी चीजें। अगर पढ़ा लिखा बच्चा है वो तो ऑलरेडी देख सकता है कि मैं कैसी चीज से बाहर आ सकता हूँ। सर और आज के बच्चे इतने स्मार्ट है, एक्सेसिबिलिटी उनके पास इतनी ज्यादा है। जैसे आपने कही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, आज का बच्चा इतना अवेयर है, बस हमें बच्चे को पुश करने की जरूरत है, बाकी वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ सकता है। मैं ऐड करना चाहता हूँ जी, हेल्थ की जो डिफिनेशन है सर आज के, मैन इज सेड टू बी हेल्दी इफ इट इज फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली फिट। तो ये चीज़ है। लेकिन सर आपने जो बच्चों की बात किया 14 से 19 ग्रुप के एज के तक, तो इमोशंस की बात किया कि इमोशंस में ज़्यादा होती है कि बनस्बत इस जनरेशन के बच्चों को 14 से 19 तक, क्योंकि इनमें ज़्यादा ये छोटी छोटी चीज़ों को लेती है और फिर सुसाइड अटैक्स होती है। तो कैसे क्या हिकमत अमली है, क्या अपनानी चाहिए ये 14 से 19 तक? ये चीज मुझे लगता है न्यूक्लियर फैमिली है। जो हमारे पास पहले जॉइंट फैमिली होती थी, हम एक साथ रहते थे, यकजा उस मोलोस ड्यूटी गसान पेचिन मां पितर मुझसे एक्सी जाए भी बच्चे उसने बात सा कुछ जुन किया। अब आइसोलेशन का माहौल आ गया है, इसलिए ये सारी चीजों को वो सीरियस लेते हैं आ गई है हमारी सोसाइटी में। सर क्या पैगाम रहेगा जाते जाते आपको हमारे नाजरीन के लिए, खास तौर पर इन पर्टिकुलर हमारे नौजवानों के लिए? मैं अपने नौजवानों को हमेशा यही बात कहना चाहता हूँ कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपके पास एवेन्यूज है, मौके बहुत ज़्यादा है। अगर पोस्ट कम है या पोस्ट नहीं आ रहे हैं, आपको प्रिपेयर कंटिन्यूसली रहना है। अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में जो लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इस जिंदगी में, दुनिया में आए हैं तो वी आर विद अ मिशन, और मिशन के लिए हमारे पास ड्रीम होना चाहिए, और जो ड्रीम है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने न दे। और अगर आपको छोटी चीज मिल जाती है, आप में इतने गुर्दे होने चाहिए, आप छोटी चीज को छोड़ दें और आप बड़ी चीज के लिए जाएं, बिकॉज बॉटम इज ऑलवेज क्राउडेड, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। मंजिलों से कह दो मुश्किलें और बढ़ा दे सफर की, हम उनमें से नहीं जो रास्ते बदल देते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए और इतनी मुफीद बातें हमारे साथ शेयर की। आपको फिर से तकल्लुफ देंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का यहाँ आने के लिए। तो नाजरीन जाते जाते मैं इतना ही कहूँगी, नहीं तेरा नशेमन कतरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। कोविड से बचिए, SOPs का फॉलो कीजिए, DD कशर देखते रहिए। अल्लाह निगहबान।
अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया।